गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट कोशिकांग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी कैसी इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो जो फंक्शंस हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से सीधा है एंडोप्लाज्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है? विद इन द प्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? कि नेटवर्क, एक जाल सा होता है। तो जैसे कि हम कहते थे भी साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके दो भाग मानते थे, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोमिन बाहर की साइड में होता है और एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की साइड में जो होता है साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसके आधार पर इसको ये नाम दिया गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो होता है एक्टोप्लाज्म के अंदर भी मिलता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये नाम दिया गया था, ये केथ पोर्टर ने दिया था 1953 में। उससे पहले भी कई साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एक साइटोस्केलेटन जो होता है किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उस साइटोस्केलेटन को कई नाम दिए गए थे, जैसे कि निसल सब्सटेंस है या अर्गेस्टोप्लाज्म होता है। ठीक है ना। अर्गेस्टो का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज क्रिएट करता हो। बेसोफिलिक बॉडीज वगैरह भी ये दिए गए थे। लेकिन फिर 1945 में, ठीक है, 1945 में जो है तीन साइंटिस्ट थे, केथ पोर्टर, ठीक है, और क्लोडे और फुलमैन। और उन्होंने जो है एक मेम्ब्रेन सिस्टम की खोज की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था केथ पोर्टर ने 1953 में। इससे पहले भी जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है, 1902 के अंदर एक इटालियन साइंटिस्ट था एमिलो वेराटी, ठीक है भी। उन्होंने भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर की खोज की थी, जो कि ये स्टूडेंट था कैमिलियो गोल्जी का। और ये इसको फुली डिटेल से जो है इसको बता नहीं पाया। लेकिन उन्होंने उस जो स्टेनिंग जो प्रोसेस था, जो गोल्जी बॉडी खोज हुई थी, उसी के आधार पर इनको ये किया था। लेकिन उस समय जो है वो साइंटिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये था। और बाद में ये अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी इसी खोज की थी। ठीक है। तो यहाँ बताया भी 1902 में एमिलो वेराइटी ने किया था। फिर पोर्टल और उसके साथियों जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा से खोज की थी। ठीक है। उनके साइंटिस्ट आपको मैंने नाम बता दिए हैं। और फिर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसने दिया था पोर्टर ने। ठीक है। और ये इसके बारे में था भी। पैलाडे जो है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने और उसके बारे में बताया था। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सम ब्लड सेल जो है, जैसे आरबीसी वगैरह हैं, कुछ जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। बाकी ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो है यह एब्सेंट होता है। ठीक है भी। और पोर्टर ने और मैकाडो ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन के रूप में बताया गया था। ठीक है। और ये जो होता है एक प्रकार का मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, कुल जो सेल की वॉल्यूम होती है उसका 10% जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज एन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनक्लोज ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटन सैक्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह न्यूक्लियर जो एनवलप होती है वहां से शुरू होता है और साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है, या फिर वहां से शुरू होकर मेम्ब्रेन तक जो होता है कंटिन्यूस चैनल के रूप में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो लगभग ये सभी जो पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ये मिलता है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है अगला है स्ट्रक्चर के बारे में जब अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जो कि 50 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है भी। और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा होता है और इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर के द्वारा भी ये जुड़ा होता है। और तीन टाइप्स के इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं
तो हमें क्या मिलते हैं इसके अंदर भी 3 टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कुछ वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है, और जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें भी ये क्वाइट सिंपल होता है और फ्यू ट्यूब्यूल्स के रूप में ही होते हैं। लेकिन जो सेल एक्टिवली प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि लीवर सेल है, पैनक्रियाटिक सेल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नर्व्स में भी कुछ विशेष प्रकार का होता है, और जो मसल्स में है स्मूथ प्रकार का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नाम दिया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसी भी यूकैरियोट के अंदर सबसे बड़ी मेम्ब्रेन भी है, और इसको हम सबसे बड़ी ऑर्गेनेलिज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का इंटर कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस जो चैनल होते हैं उसका एक सिस्टम बनाता है। और किसी भी सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसका 30 से 60% जो भाग होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स का ही होता है, तो ये प्रकार की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही होती है ये। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इसकी जो स्ट्रक्चर है भी, ठीक है, वो ऐसी जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये आती है। ये सबसे पहले जैसे कि आपको ये दिखा रखा है, ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है इनके बीच में, और इससे जो है ये ऐसे ब्रांच होकर ऐसी ये स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। यहाँ से भी ऐसे ये ऐसे ब्रांच होकर ये निकलती हैं, तो ये सब यहाँ पर ये निकली हुई हैं, ये सैक जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। ये सैक जैसी स्ट्रक्चर है, और जिनके ऊपर ये पॉइंट पॉइंट जो लगे हुए हैं ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये सिस्टरने जो होती हैं उनके बारे में ये है। और यहाँ पर जो है ये इनके अंदर और सिस्टरने होती हैं भी। इसके अलावा थर्ड हिस्सा जो सेकंड हिस्सा जो होता है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं, और थर्ड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेसिकल से बोलते हैं। तो इनके बारे में अभी आपको बताते हैं जो अलग अलग जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर एनवलप से होता है, और ये इवन मेम्ब्रेन तक भी एक्सटेंड करता है। तो इसके अंदर भी 3 हिस्से होते हैं इसके अंदर जो आपको बताए गए हैं। सिस्टरने सबसे पहला वाला क्या है, सिस्टरने कहते हैं। तो सिस्टरने क्या है, एक प्रकार की नैरो फ्लैटेंड और अनब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। सैक मीन थैले जैसी संरचना होती है, आपको उस बारे में और पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो मतलब क्या है, ये ऐसी सी क्या होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ऐसी। और इनके अंदर जो सिस्टरने जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम भी स्टडीड होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम अटैच होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं इसके द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसका नाम है राइबोफोरिन, उसके द्वारा जो होते हैं यहाँ पर वो अटैच होते हैं। तो सिस्टरने जो होते हैं वो एक प्रकार का पाइल होता है, समूह होता है, जो कि आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब ठीक है ना। जैसे कि ये एक है, ये दूसरा है, तो ऐसे क्या होते हैं, ये पाइल हो गए, एक दूसरे क्या होते हैं, ये पैरेलल जो होते हैं ऐसे पाइल होते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपस में क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इनका जो डायमीटर है ये 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि ये जस्ट न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो ये लगभग ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे, तो शुरू में जो होते हैं उनका डायमीटर कम होता है, और अगर जो स्ट्रक्चर दूर जाएगी तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होती है, इसलिए इनका जो डायमीटर है जो कि 40 से 50 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। ठीक है, और इनके सरफेस पर राइबोसोम आपको मैंने बताया ही था, और वो कैसे होते हैं, वो भी राइबोफ्लोरिन जो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके साथ ये होते हैं। ठीक है, फिर अगला है जो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इरेगुलरली ब्रांच्ड एलिमेंट होते हैं। ये देखा, ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक तो होते ही हैं, वाइड भी होते हैं, लेकिन ये ब्रांच होते हैं। जबकि सिस्टरने जो होते हैं वो अनब्रांच होते हैं, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है भी, और सिस्टरने के अंदर भी एक सिस्टरने और दूसरे सिस्टरने के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसको हम साइटोसोलिक स्पेस भी कहते हैं। वहाँ पर साइटोसोल होता है, ठीक है ना, साइटोसोल, सोल का मतलब लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भाग होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आपस में ब्रांचिंग नेटवर्क होते हैं, और उनका डायमीटर जो है 50 से 100, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आ गए, तो ये 50 से 100 माइक्रोमीटर था, और वहां पर जो था कितना था भी, 40 से 50। तो यहाँ पर इनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, ट्यूब्यूल्स का होते हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं
ये भी फ्री ऑफ राइबोसोम होते हैं, यानी कि ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। और ये मुख्य रूप से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, लिपिड है, या स्टेरॉइड जो सिंथेसिस है, इसका हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं। और थर्ड भाग जो है इसका, उसका नाम है वेसिकल्स। वेसिकल जैसे कि नाम से सिद्ध है, ये स्फेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर मिलती हैं। और उनका जो डायमीटर होता है वो 25 से 500 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये लास्ट में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऐसी लोकेट होती हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ही ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और इनके अंदर कुछ केसेस में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। वैसे मोस्टली ये राइबोसोम के वगैरह भी हो सकती हैं। और ये सभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल द एलिमेंट्स जो तीनों है, वो आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। और उनके अंदर जो एक फ्लूइड होता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि उनके जो लुमिना जो भाग होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमें लुमिना बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो लुमिना होता है, एंडोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स जो होता है, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो बाहर की साइड में होता है उससे अलग होता है, लेकिन इससे क्या स्ट्रक्चर है ये भी पता नहीं है। ठीक है भी। और इनकी मेम्ब्रेन जो है ये 50 से 60 एंगस्ट्रॉन मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट होती है भी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डायनामिक स्ट्रक्चर होती है, ये भी इसकी बड़ी खासियत है। डायनामिक का मतलब ये स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो इसके स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो टूट भी सकते हैं, फ्रेगमेंट्स भी बढ़ते हैं, और वापस रिफॉर्म होकर नए पार्ट्स बनाते हैं, वापस में फ्यूज भी हो जाते हैं। ये इसका एक इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये आता है। ठीक है। और यूजुअली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में और oocytes में और स्पर्मेटोसाइट्स जो है वर्टिब्रेट्स के, उनके अंदर हमें पोर्स मिले हैं। तो ये इनकी ऐसी ये स्ट्रक्चर है भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहाँ पर आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस दिखाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इनके साथ जो होती हैं। तो लगभग वही स्ट्रक्चर है, सैंडविच मॉडल है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, उसके दोनों साइड में क्या होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। तो ट्राइलेमिनर जो स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो 50 से 60 एंगस्ट्रॉन ही होती है, जबकि यूजुअली जो हमारी वैसे मेम्ब्रेन होती है वो 75 से 100 के बीच में होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन बाकी जो और लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन वगैरह, सीफेलिन्स जो होते हैं, उनकी अमाउंट जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है भी। इसके अंदर जो एंजाइम्स देखते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज ये बड़ा महत्वपूर्ण एंजाइम है, जो कि ग्लाइकोजन की जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से ग्लूकोज फ्री हो जाती है और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है। और इस ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज को अलग कर देता है, फास्फेट को अलग कर देता है, मतलब। ठीक है भी। मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएज है, एनएडीएच, साइटोक्रोम है। ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंट प्रकार के ये एंजाइम्स यहाँ पर क्या होते हैं, ये मिलते हैं। ठीक है। सिंथेटेज एंजाइम होता है जिससे फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, प्लाज्मेनोजन, फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये यहाँ पर बनते हैं। ये आपको बता दिया है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, एरिथ्रोसाइट में, ओवा में और एम्ब्रियोनिक सेल्स में, और प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते हैं, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये मिलते हैं। ठीक है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में से आपको बता दिया है कि ये न्यूक्लियस से शुरू होते हैं और इवन जो बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है वहां तक ये एक्सटेंड करते हैं। न्यूक्लियस की जो पेरी न्यूक्लियस स्पेस होता है वो इनके बीच में जो सिस्टर्ने जो स्पेस मिलता है उसके साथ क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये आती हैं। ओरिजिन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर एनवलप से बनता है। ठीक है भी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन से बनता है, फोल्डिंग वगैरह उसमें होती है और ये बनता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनता है। ठीक है। कि वो अपने राइबोसोम को डिटैच वहां से कर देता है। तो ये आपको एक इसकी जो स्ट्रक्चर है, वैसे आपको मैंने बीच में बताने की कोशिश की थी। तो ये इसके ऐसे सिस्टर्ने हैं। ठीक है ना। तो इनके बीच में ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और ये इनका सिस्टर्नल जो स्पेस है बीच के अंदर ही, ये उसके साथ क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। और ये यहाँ पर इसके राइबोसोम जो अटैचमेंट है जो सिस्टर्ने के ऊपर होते हैं या वेसिकल के ऊपर होते हैं, उसके आधार पर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी दो रूप होते हैं। ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनके भाग बता रखे हैं, सिस्टर्ने हैं,
इसकी ये सिस्टर्ने जो होते हैं लेमिले का बना होता है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक प्रकार के पाइल्स में इकट्ठी होती हैं। ये वेसिकल्स हैं, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वैसे ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आते स्ट्रक्चर्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या होता है भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ होता है उसको हम ग्रेनुलर कहते हैं। ठीक है, और जो रफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर या अर्गेस्टोप्लाज्म भी उसको हमें कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी। ठीक है, और किसी भी सेल के अंदर दोनों प्रकार के भी मिल सकते हैं, या दोनों अलग अलग प्रकार का भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये हो सकते हैं। और अगर दोनों एक ही सेल में प्रेजेंट हैं तो दोनों कंटिन्यूस होते हैं, आपको मैंने वहां पर दिखाया था। ठीक है, या दोनों इक्वल अमाउंट में भी हो सकते हैं, या एक जो है वो ज़्यादा हो सकता है और दूसरा क्या होता है वो कम हो सकता है। इनकी ये भी इनकी एक अमाउंट होती है। जैसे कि एडिपोज टिश्यू जो होती हैं उसमें तो सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन पैनक्रियाज के अंदर जो होता है रफ भी होता है और स्मूथ भी होता है, लेकिन वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है भी, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ और रफ जो है, ये ऐसा आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है अभी। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको मैंने स्टेटस बताई थी, यहाँ पर ये राइबोसोम्स है, इसके ऊपर ये अटैच है, ग्लाइकोफोरिन राइबोफोरिन जो होता है उसके अलावा क्या होते हैं ये इस पर ये अटैच होते हैं। ठीक है भी, और ये तो ये दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सबसे पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो स्मूथ होता है यह मुख्य रूप से ट्यूबुलर जो एलिमेंट होते हैं उनका बना होता है, और इसमें राइबोसोम नहीं होते, इसलिए स्मूथ होता है। और यह लगभग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। और ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये हमारी स्केलेटल मसल है, एडिपोज टिश्यू है, इंटरस्टिशियल सेल है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल है, या एड्रिनल कोर्टेक्स सेल है, स्पर्मेटोसाइट हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, जहाँ पर स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है या वहाँ पर सीक्रेट होते हैं, ये वहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जहाँ भी होंगे, जैसे कि एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर भी हैं, वहाँ पर भी मिलता है। लिपिड जहाँ बनते हैं, ठीक है, इसमें फोस्फेटाइलकोलिन ज़्यादा मात्रा मिलता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है। और ये आपको पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का बेसोफिलिक स्ट्रक्चर के अंदर होता है भी। ठीक है ना, क्या होता है ये बेसोफिलिक जो होती है ये आती है, और इसीलिए इसको अर्गेस्टोप्लाज्म भी नाम दिया गया था। ये इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कैसी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं, और ये पूरे ऐसे से ये चैनल्स बनाए गए हैं। तो ये ट्यूबुल्स जो होते हैं ये उसका बना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने लगभग बताया था कि लिपिड्स जो होते हैं उसी के अंदर होते हैं, उसमें फोस्फेटाइलकोलिन जो होता है वो मुख्य रूप से में बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम आयन जो होता है उसके लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कैल्शियम आयंस को वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें मसल्स के अंदर जो होती हैं, तो मसल के जो मायोफाइब्रिल होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं ये कि प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो कि एक ट्राइड बनाता है, इसमें सेंट्रल सिस्टर्ने हैं, एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं, और टर्मिनल सिस्टर्ने जो होते हैं उसका एक ट्राइड सा बनता है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसे ही हमारी जो रेटिना के अंदर जो सेल होती हैं वहाँ पर इसको हम माइलोइड बॉडीज के रूप में भी जानते हैं। रेटिना की जो पिगमेंट सेल होती है वहाँ पर ये मिलता है, तो इसका नाम क्या है, माइलोइड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपको ये दिखाया गया अभी, ये इसमें सिस्टर्ने जो मिलते हैं ये सिस्टर्ने हैं, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम दिया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सील सैक होती हैं, न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन को कंटिन्यूस होता है उसका दी,
और इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। ये आउटर सरफेस पे मिलते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसके अंदर दोनों साइड में मिलते हैं। थ्रू आउट द बॉडी होते हैं। इसमें ट्रांसलोकेन पोर्स मिलते हैं इसके अंदर। और राइबोसोम यहाँ पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और डिटैचमेंट्स यहाँ पर ये होते हैं। और राइबोसोम की वजह से ही इसका नाम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये लगभग डीप इन द साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है ये, और जो सेल्स प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रेट करती हैं वहाँ पर ये प्रेडोमिनेंट होता है। जैसे कि लीवर सेल है, पैनक्रियाटिक सेल है, स्लेवरी ग्लैंड सेल है, इंटरस्टिशियल जो है गोबलेट सेल है, प्लाज्मा सेल, ये हम जानते हैं ना प्लाज्मा सेल जिससे क्या बनती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, वो भी प्रोटीन ही है। ठीक है, और कोई भी एंडोक्राइन सेल जिससे कोई पेप्टाइड हार्मोन अगर निकलता है तो वहां पर ये होता है। प्लांट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम होता है। तो ये दोनों के बारे में आपको बताया भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ जो होते हैं उनके बारे में। तो अब हम जो है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनके क्या कार्य हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। पहले आपको दोनों के कुछ कॉमन कार्य जो हैं वो बता देते हैं। स्मूथ और रफ दोनों के कॉमन होते हैं। एक तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में काम करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल्स का वो एक पार्ट सेल से दूसरे पार्ट में वो करते हैं। इसके अलावा ये एक प्रकार का नर्वस सिस्टम के अंदर भी काम करते हैं सेल के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो नर्व इम्पल्स है उसके लिए एक रूट प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोरेज भी जो है मटेरियल्स के लिए टेम्पररी जो स्टोरेज होती हैं वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड भी होते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको एक प्रॉपर पोजिशन में बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है भी, और ये इस बार एक साइटोस्केलेटन के रूप में भी ये काम करते हैं। अब हम जो है आपको सबसे पहले स्मूथ और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे तो आपको जैसे यहाँ पर बताया गया है ये तो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, और डिटॉक्सिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लीवर सेल के अंदर है, ग्लूकोज जो है उसको रिलीज करने के काम आते हैं, और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो होते हैं क्योंकि ये इसके द्वारा ही की जाती है। तो ये सारे कार्य जो हैं इसी के हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इसमें हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं भी। ठीक है, मैन्युफैक्चर जो होता है, मैन्युफैक्चर जो है लिपिड सिंथेसिस के अंदर इसका रोल होता है। ठीक है, सिंथेटेज जो इसके ऊपर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी ये स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होता है वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो इसके अंदर से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था ये स्मूथ का फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही मिलता है, और वो क्या करता है डीफॉस्फोरिलेशन कर देता है, किससे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, यानी कि फॉस्फेट समूह वहां से हट जाएगा तो उससे क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा, और ये जो ग्लूकोज होता है इसके लूमेन में चला जाता है और वहां से क्या होता है ये ब्लड के अंदर ये पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये तो ग्लूकोज भी वहां से फ्री हो जाती है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो तो इस ग्लूकोज से क्या बनाती है, नई ग्लाइकोजन का निर्माण भी ये कर लेता है। तो ये ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, अगला जो इसका रोल है टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं जैसे कि बारबिटूरेट्स हैं, ठीक है, फिनोबार्बिटोल है, या जो भी है कोई भी कार्सिनोजेनिक केमिकल है, या कोई भी पेस्टिसाइड जो होते हैं उनको हार्मलेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी से वो एक्सक्रेट हो जाए। तो ये इनके लिए एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर जो इनको वहाँ पर ऐसे तोड़ दिए जाते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है एक ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम होता है, इसको हम ऑक्सीजिनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर उदाहरण आता है साइटोक्रोम P
450 जो फैमिली आती है वो इसके अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उनको मोर हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो बॉडी से बाहर इजीली निकल जाते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन ये काम आता है। और हाई डोजेज ऑफ ऐसे कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। अगला है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को रिलीज करता है और उससे क्या होता है फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये आप इसके बारे में पढ़ाया था। इसके अलावा फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है वो भी इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ कोशिकांग का भी निर्माण होता है, जैसे कि गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम है और माइक्रो बॉडीज भी इन्हीं के द्वारा बनती है। अगला है अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक सिंथेसिस के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका मेन काम जो होता है वो पैकेजिंग का भी होता है। जैसे जो प्रोटीन यहाँ पर बने हैं तो उनको पैक करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो प्रोटीन्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ल्यूमेन जो होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं और उनको एक गोल सी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जो कि यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ हो जाते हैं, यहाँ से निकल के वो आगे ट्रांसपोर्ट ये हो जाती हैं। या तो ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर रहती हैं सेल के अंदर एज ए स्टोरेज वेसिकल के रूप में, या फिर ये माइग्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और वहां से अपने कंटेंट्स को बाहर निकल दिए जाते हैं, या फिर ये गोल्जी एपरेटस के अंदर जाती हैं और फर्दर जो है वहां पर प्रोसेसिंग होती है। तो ये पैकेजिंग और इसको हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसके अंदर प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके अंदर प्रोटीन ये ट्रैफिकिंग होता है, जिसमें क्या होता है भी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बने वो कहाँ पर गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, तो रफ से सीधे वहां पर अटैच होता है स्मूथ, वहां से निकल जाते हैं। फिर वहां से क्या बनती है, ट्रांजिशनल वेसिकल्स बनती हैं। वहां से फिर कहाँ गया, गोल्जी एपरेटस में गया और फिर गोल्जी एपरेटस से जो होता है यह जो बनती है वहां पर सिक्रेशन वेसिकल्स बनती हैं और वो हमारी सेल से बाहर भी चली जाती हैं। ठीक है ना, तो ये उनका अलग अलग ये लगभग ऐसा रूट होता है। कई बार जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधे ही ट्रांजिशनल वेसिकल का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि वो स्मूथ के अंदर नहीं जाती हैं, कई बार जो है गोल्जी के अंदर भी नहीं जाती हैं और सिक्रेशन वेसिकल सीधे यहीं से ही बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो होता है ग्लाइकोलाइलेशन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो एडिट किए जाते हैं वो भी यहाँ पर ही इसी के अंदर किया जाता है। ठीक है, किसमें, जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। न्यूक्लियर जो एनवलप जो बनती है वो भी इसके द्वारा बनती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसी के द्वारा ये बनते हैं भी। तो ये आपको हमने जो है इसके बारे में पढ़ाया था। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और होती है, जब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या किसी भी सेल को जो है हमें तोड़ के उसको होमोजेनाइज करते हैं, मतलब हाई स्पीड उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उनके डिफरेंट जो कोशिकांग हैं उनकी मेम्ब्रेन्स जो होती है वो टूट जाती हैं और फिर वो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके क्या बनाती हैं, वेसिकल्स बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है भी, तो ये माइक्रोसोम्स जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ है, गोल्जी बॉडी है, इन सब से क्या होती है, ये माइक्रोसोम्स का निर्माण भी होता है भी। तो बच्चों ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।